बलिया पुलिस को सूचना मिलती है कि एक गांव के बगीचे में किसी व्यक्ति के कटे हुए हाथ और पैर फेंके गए हैं। अब जैसे ही पुलिस को ये सूचना मिलती है, पुलिस की पूरी टीम उस बगीचे में पहुंचती है। वहां पर पुलिस उस कटे हुए हाथ और पैर को अपने कब्जे में ले लेती है, लेकिन पुलिस को एक अंदाज़ा था कि हो ना हो जिस व्यक्ति का भी हाथ और पैर है उसका बाकी शरीर इसी आसपास के इलाके में कहीं ना कहीं ज़रूर होगा। अब इसी कड़ी में पुलिस पूरी इलाके के लगभग 1.5-2 किलोमीटर के दायरे में खोजबीन शुरू करती है। तभी पुलिस को सूचना मिल जाती है कि एक कुएं में किसी व्यक्ति के पूरे शरीर को काट करके फेंका गया है। अब पुलिस की पूरी टीम उस कुएं में उतरती है। कुएं से कटे हुए व्यक्ति की लाश को निकाला जाता है। तो पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि उस व्यक्ति का पूरा धड़ है, लेकिन उसके धड़ से उसका सर गायब है। अब बिना सर के पुलिस उस लाश की शिनाख्त कैसे करती, तो पुलिस अब हैरान परेशान थी। पुलिस खोजबीन जारी रखती है। इसी बीच अगले दिन पुलिस को एक शिकायत दर्ज हो जाती है। शिकायत एक महिला के द्वारा दी जाती है और इसमें ये बताया जाता है कि उसके पति जो है कुछ दिनों से गुमशुदा है, उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस को जब ये शिकायत मिलती है तो पुलिस उस जो व्यक्ति की लाश मिली हुई थी उससे उस गुमशुदा व्यक्ति के मिलान करवाती है। और मिलान में पुलिस को ये पता लगता है कि जो व्यक्ति की ये लाश है वो व्यक्ति एक रिटायर्ड फौजी है और जो कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में काम किया हुआ व्यक्ति है और वहाँ से वो रिटायर्ड है। अब पुलिस को जब ये पूरी शिनाख्त हो जाती है तो पुलिस के सामने एक चैलेंज था कि आखिर इस व्यक्ति को किसने मारा है, क्यों मारा है, मारने के पीछे क्या मकसद था। बहुत सारे सवाल थे जो पुलिस को ढूंढने थे। पुलिस इस पूरे केस की तहकीकात करती है और लगभग 3 से 4 दिनों में इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर देती है। और जैसे ही पुलिस ये पूरे घटनाक्रम की खुलासा करती है, हर कोई हैरान परेशान हो जाता है कि इस घटनाक्रम के पीछे उसकी खुद की ही पत्नी का हाथ था और उस पत्नी ने अपने पति को इतनी बेरहमी से इतनी भयानक मौत की सज़ा दी थी जिसे सुन करके हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने का मकसद था उसकी पत्नी का, क्यों इस पूरे घटनाक्रम को और कैसे अंजाम दिया है, ये पूरी सारी चीज़ें आपको इस कहानी के माध्यम से पता लगेगा। नमस्कार, मैं सत्या सिंह और आप देख रहे हैं द बुड़बक मंच। दरअसल आज की जो ये पूरी सच्ची घटना है, ये घटना है बलिया की। बलिया का बहादुरपुर मोहल्ला लगता है। उस मोहल्ला में रहने वाले देवेंद्र राम, जिनकी उम्र लगभग 62 वर्ष है, और ये BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिनको नहीं मालूम है मैं बता देता हूँ। BRO भारत सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बॉर्डर इलाकों में जो दुर्गम इलाके होते हैं वहाँ पर सड़क वगैरह बनाने का काम करती है। आपने देखा होगा कि भी सियाचिन वगैरह में बहुत बॉर्डर सड़कें वगैरह बहुत बन रही हैं, तो ये सब BRO ही करता है। और BRO में ही देवेंद्र राम नौकरी किया करते थे और लगभग 4 साल पहले वो रिटायर होकर के घर आए हुए थे। घर जो है उनका बलिया के बहादुरपुर मोहल्ला में है और उनकी पत्नी है माया देवी, जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष है। अब माया देवी और देवेंद्र राम पति पत्नी तो थे, लेकिन दोनों अलग रहा करते थे। देवेंद्र राम जो कि शुरू से एक अलग लाइफ जीना चाहते थे, वो गांव को ज़्यादा प्रेफर करते थे। गांव में रहेंगे आराम से, खेती बाड़ी और गांव का माहौल, ये सब सारी चीज़ें उनको बहुत ज़्यादा पसंद थी, तो वो गांव पर ही रहते थे। लेकिन उनकी पत्नी जो कि थोड़ी सी शौकिया मिजाज की थी, जिसे शहर का कहा जाए हवा लग गया है, वो हवा उनको लगभग 50 की उम्र में भी लगा हुआ था। और माया देवी जो थी वो शहर में ही बलिया में रहना शुरू कर देती है, पति गांव में, पत्नी शहर में। अब इसी बीच पता लगता है कि माया देवी जो है वो किसी व्यक्ति के आशिकी में, प्यार में पड़ चुकी हैं। माया देवी प्यार में पड़ी हुई हैं और ये जो खबरें थी, ये खबरें माया देवी जिस मोहल्ले में रहती थी वहाँ से धीरे धीरे ये खबरें निकलने शुरू हो जाती हैं। आस पड़ोस के मोहल्ले वाले बातचीत शुरू कर देते हैं और आपको पता है कि मोहल्ले में खबरें कितनी जल्दी फैलती हैं। बात मोहल्ले से निकल करके देवेंद्र राम के कानों तक पहुंच जाती है, उनके गांव तक ये खबर पहुंच जाती है कि आपकी जो पत्नी है माया, उसका किसी व्यक्ति से प्रेम संबंध ज़्यादा चल रहा है। वो व्यक्ति हमेशा माया देवी के घर पर आता है और रहता है, और जब मन में आता है तब आना जाना और फिर चले जाना, ये सब सारी चीज़ें हो रही थी। तो देवेंद्र राम को थोड़ा सा अटपटा लगता है। वो शहर जाते हैं, माया देवी के कमरे पर, उनका खुद का भी वो मकान था, उस कमरे पर जाते हैं। माया देवी से उस चीज़ों के बारे में पूछताछ होती है। पूछताछ के क्रम में दोनों एक दूसरे से झगड़ा भी करते हैं और कहा जा रहा है, बताया जा रहा है कि देवेंद्र राम शायद माया देवी की पिटाई वगैरह भी कर देते हैं। अब ये सब सारी चीज़ें, अब यहाँ से थोड़ा सा झगड़ा झंझट की शुरुआत हो जाती है। देवेंद्र राम और माया देवी जब शक
पति पत्नी के रिश्ते में आ जाता है तो वो शक मिटाने से भी नहीं मिटता है। अब ये शक दोनों के बीच में चल रहा होता है और जब भी देवेंद्र राम या माया देवी मिलते थे तो झगड़ा झंझट शुरू हो जाता है। अब इसी बीच जो उनकी पत्नी थी माया देवी, अब उसको लगता है कि देवेंद्र राम जो है उसके प्यार में सबसे बड़ी बाधा बन रहे हैं और इस बाधा को, इस कांटे को निकाल करके अगर फेंक दिया जाए तो मैं और जो मेरा प्रेमी है लगभग उससे, माया देवी से लगभग 25 साल छोटा अनिल यादव जो कि बताया जा रहा है कि एक ट्रक ड्राइवर है, वो भी बलिया का सिकंदरपुर थाना का खरीद गांव का रहने वाला है अनिल यादव माया देवी दोनों एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते थे। जब भी अनिल यादव को ट्रक चला करके फुर्सत मिलती हो वो माया देवी के कमरे पर जाता, वहाँ पर उसके साथ प्यार भरी गुलछर्रे उड़ाता, ये सब सारी चीज़ें चलती रहती थी। तो माया देवी को लगा कि मेरे और अनिल यादव के बीच में मेरा पति बहुत बड़ा कांटा है, क्यों ना इसे निकाला जाए। और निकालने के लिए वो पूरा प्लान तैयार करती है। अनिल यादव बाकायदे इस पूरे प्लान में साथ होता है और अनिल यादव जो था अपने साथ 2 लड़के को और लेकर के आ जाता है, मिथिलेश यादव और सतीश को लेकर के आता है और ये कुल 4 लोग मिलकर के पूरे घटना को एक प्लानिंग के तहत अंजाम देने की कोशिश करते हैं। और इस पूरे प्लानिंग को इतनी खौफनाक तरीके से अंजाम देने की प्लानिंग होती है जिसमें किसी को किसी पर कोई शक ना हो, पुलिस को इन लोगों पर शक ना हो और ये कभी भी पकड़ में ना आए, पुलिस के हमेशा आज़ाद घूमते रहें। और इसी कड़ी में एक दिन देवेंद्र राम, जिनकी लगभग 3 बेटी और 1 बेटा है, बताया जा रहा है कि बड़ी बेटी नोएडा वगैरह में नौकरी करती है, सबसे जो छोटी बेटी है वो नीट के कोटा में तैयारी कर रही है और एक मझली बेटी है जो कि एक प्राइवेट कंपनी में और कहीं जॉब कर रही है। तो जो छोटी बेटी है कोटा से पढ़ाई वगैरह करके लगभग गाँव आ रही थी तो वो अपने पापा देवेंद्र राम को फ़ोन कर देती है कि पापा मैं स्टेशन पर आने वाली हूँ, आप आकर के मुझे ले लो। अब ये जो चीज़ें थी माया देवी को भी पता था कि देवेंद्र जो है वो गांव से स्टेशन जाएगा बेटी को लेने, तो वो देवेंद्र को फ़ोन करके अपने घर पर, मतलब बलिया वाले जिस शहर वाले घर पर माया देवी रहती थी उस घर पर देवेंद्र को बुलाती है। देवेंद्र वहाँ आता है लेकिन उसके बाद अब देवेंद्र का कोई अता पता नहीं था, जबकि उसके देवेंद्र के जो गांव वाले हैं उनको पता था कि देवेंद्र जो है माया देवी के घर पर गया हुआ और उसके बाद उसका जानकारी किसी को नहीं है। अब ये सब सारी चीज़ें जब चल रही होती है, देवेंद्र का अता पता कहीं नहीं होता है। गाँव वाले भी माया देवी को फ़ोन करके बार बार पूछते हैं कि देवेंद्र है कहाँ। तो माया देवी परेशान हो जाती है, परेशान होकर के वो डर के मारे कि वो पकड़ में ना आए वो पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा देती है 11 मई को। जबकि देवेंद्र राम जो थे वो 9 मई को अपनी बेटी को लेने स्टेशन गए हुए थे। अब बेटी जब देखती कि पापा नहीं आया तो घर आ जाती है। अब बेटी को ये महसूस हो जाता है कि हो ना हो कहीं ना कहीं मेरी माँ इस पूरे घटनाक्रम में शामिल है, मेरे पापा की गुमशुदगी में। वो भी जाती है और पुलिस को 12 मई को शिकायत दर्ज करवा देती है अपनी बड़ी बहन के साथ। उसकी बड़ी बहन भी आ जाती है क्योंकि पापा नहीं मिल रहे थे। दोनों बहन मिल करके अपनी मां के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देती है। अब इसी बीच जब पुलिस को लाश मिलती है, कटे हुए व्यक्ति, पुलिस जब जांच पड़ताल की कर रही होती तो कड़ी दर कड़ी जुड़ते जाती है। और जब देवेंद्र राम की शिनाख्त हो जाती है पुलिस के सामने 11 मई को गुमशुदा व्यक्ति के आधार पर, तो पुलिस जो एफआईआर 12 मई को दर्ज हुई थी देवेंद्र राम की दोनों बेटियों के द्वारा, उस एफआईआर पर पुलिस कार्रवाई शुरू करती है और माया देवी को गिरफ्तार करती है। पहले तो माया देवी बहुत सारी चीज़ें इधर उधर की घुमाने की कोशिश करती है, आनाकानी करती है, मुझे नहीं मालूम, मेरा पति वहाँ से निकला था बेटी को लेने लेकिन वो यहाँ पर नहीं आया है। लेकिन पुलिस जब उससे कड़ाई से पूछताछ करती है तो कहते हैं ना कि लातों को भूत बातों से नहीं मानते हैं। अब माया देवी टूट जाती है और टूट करके वो अपनी पूरी दास्तान जो उसने अपने पति पर बिताई है, जिस तरीके से अपने पति को मारा है, वो सब सारी चीज़ें बताती है और कहती है कि साहब मेरे पति जिस दिन मेरी बेटी आ रही थी उस दिन आए थे मेरे पास और यहाँ जैसे ही मेरे पति आए मैं कोल्ड ड्रिंक्स बना करके रखी हुई थी और कोल्ड ड्रिंक्स में एक नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था। वो नशीला पदार्थ मैं अपने पति देवेंद्र राम को पिलाती हूँ। जैसे ही वो पीते हैं वो बेहोश हो जाते हैं, उनका होश हवास ख़त्म हो जाता है। जैसे ही वो बेहोश होते हैं मैं तुरंत अपने प्रेमी अनिल यादव को बुला लेती हैं। अनिल के साथ मिथिलेश और सतीश भी आ जाते हैं। अब हम लोग कुल 4 लोग थे और चारों मिल करके चापड़ से, चाकू से देवेंद्र राम के टुकड़ों में काट देते हैं और दोनों हाथों को, दोनों पैरों को काटा जाता है, धड़ अलग कर दिया जाता है, सिर अलग कर दिया जाता है।
काटने के बाद हम लोग प्लानिंग करते हैं कि लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। ठिकाने के लिए प्लान होता है कि लाश को यहाँ से दूर फेंका जाए, जिससे पुलिस को भी कभी किसी चीज़ों को लेकर के हम लोगों पर शक ना हो। वहाँ से वो लोग अपने घर से लगभग बहादुरपुर जो इलाका है वहाँ से वो लोग 38 किलोमीटर दूर जाते हैं और एक गांव के खेत के बगीचे में उसके देवेंद्र राम के पैर के और हाथ के टुकड़े फेंक देते हैं, और जो शरीर होता है शरीर को वहीं एक जगह कुआं है उस कुएं में फेंक देते हैं। और जो उनका सर होता है, सर को ये लोग घाघरा नदी है वहाँ पास में बहती है, उस घाघरा नदी में उस सर को बहा देते हैं। बहाने के बाद ये लोग आराम से अपने अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन इनको ज़रा सा भी अंदाज़ा नहीं था कि जिस तरीके से इस पूरी घटना को उन लोगों ने अंजाम दिया है, पुलिस इन लोगों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। पुलिस इस तरीके के कई मामले हमेशा सुलझाते रहते हैं और पुलिस भी उस मामले को बहुत आसानी से सुलझा लेती है। और जो एसपी हैं वहाँ के ओमवीर सिंह, ये पूरी इस घटना को बताते हुए कहते हैं कि लगभग 5 टुकड़ों में देवेंद्र राम को इन लोगों ने काटा था और वो लगभग 5 टुकड़ों में से 4 टुकड़े बरामद कर लिए गए हैं, लेकिन एक जो उनका सर है वो सर गायब है, घाघरा नदी में बहाया गया है। बताया जा रहा है कि जो गोताखोर वगैरह है उनको भी उतारा गया है, गोताखोर की टीम सर्च कर रही है। अगर उनकी जो सर है वो मिल जाता है तो ये एक सबूत के तौर पर बहुत मजबूत हो जाएगा पुलिस को आरोपियों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाने के लिए। खैर पुलिस डीएनए की भी बात कर रही है, डीएनए के द्वारा भी प्रमाणित कर लिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें जिससे कन्फर्म हो गया है कि वो देवेंद्र राम ही हैं, और जबकि उनकी पत्नी ने जुर्म कबूल कर लिया। जब पत्नी ने जुर्म कबूल किया तो उसमें जो 3 लोगों का नाम और लिया, पुलिस इन 3 लोगों की धरपकड़ शुरू करती है। पूरे इलाके को पुलिस सर्च अभियान शुरू कर देती है और अचानक पुलिस के एक बाइक पर 2 अनजान शख्स जाते हुए मिलते हैं। पुलिस उन लोगों को रोकती है तो उस पर अनिल और सतीश यादव ये दोनों बैठे हुए थे। जैसे इन लोगों को रोकती है, अनिल यादव के पास बंदूक था, वो पुलिस पर फायरिंग करने की कोशिश करता है। पुलिस उस पर भी फायर कर देती है, उसके पैरों में गोली लगी है। सतीश यादव सरेंडर कर देता है। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर ली है। लेकिन एक और है जो मिथिलेश, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस उसको भी कह रही है जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लेगी। कुल इन 4 को पुलिस कह रही है सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। खैर ये तो समय की बात है। हाँ, न्याय मिलना चाहिए देवेंद्र राम को, उसके पूरे परिवार को। इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है, बस आपको जागरूक करना है कि समाज में हमारे ऐसी घटनाएं होती हैं। पति पत्नियों का रिश्ता भी कुछ दिनों से ऐसा लग रहा है कि शर्मसार हो चुका है। जिस तरीके से सौरभ हत्याकांड या फिर ये देवेंद्र राम हत्याकांड, सब सारी चीज़ें निकल करके आ रही है। कहीं ना कहीं इस उम्र में, जिस उम्र में लोग अपने बाल बच्चों की भविष्य के बारे में बात करते हैं, उसकी कैरियर के बारे में बात करते हैं, उन जगहों पर ये एक माँ किसी दूसरे व्यक्ति के प्यार में पड़ रही है। 50 साल की एक महिला जो कि एक 23 साल के लड़के से प्यार कर रही है, कहीं ना कहीं अपने आप में सोचने वाली बात है। खैर आप क्या सोचते हैं इस पूरी घटना को लेकर के, आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हैं वो भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। मैं अपने अगले वीडियो में मैं आपका ज़रूर नाम लेने की कोशिश करूँगा, जहाँ तक हमारी तरफ से कोशिश की जाएगी। आपको कैसी लगी ये कहानी आप कमेंट के माध्यम से बताइए। अगले फिर नई वीडियो में मैं आपके सामने फिर से आऊँगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।